सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 शीत युद्ध का दौर चल रहे थे। आज हम लेसन का लास्ट पार्ट बनाएंगे। उसमें हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बारे में, और दूसरा परमाणु शस्त्र नियंत्रण के लिए जो संधियाँ की गई उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, शीत युद्ध का दौर। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। हमारे लेसन का लेसन है शीत युद्ध का दौर। हमने गुटनिरपेक्षता वाला टॉपिक शुरू किया हुआ था। देखिए, गुटनिरपेक्षता क्या थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का भूतपूर्व सोवियत संघ। क्योंकि भारत अभी नया आज़ाद हुआ देश था, तो वो इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता था। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई उसने। तो ये जो 5 तस्वीर में आपको नेता दिख रहे हैं, ये गुट निरपेक्षता संगठन के संस्थापक सदस्य हैं और इनके नाम हैं, देखिए, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नकरमाहा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। सबसे पहले 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं, जिसमें से अफ्रीका के 53, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के 26, यूरोप के 2 और जो 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो इसके पर्यवेक्षक हैं। मतलब इसके कार्यों को देखते हैं कि किस तरह से कार्य कर रहा है। देखिए, इसके सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना, राज्यों की सार्वभौमिकता, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। मतलब उस देश के अंदर कुछ भी चल रहा है, आप अपने आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। दूसरा देश जब आपसे कोई मदद मांगे तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। देशों और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। हर देश में देखिए अलग अलग राजनीति हैं, आर्थिक सामाजिक विविधता है, तो उसका सम्मान करना। आपसी हितों और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा और संवर्धन करना। तो ये तो इसके सिद्धांत है। उद्देश्य क्या है, देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है इसका विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र रास्ता बनाने की मांग की है इसने। मतलब एक अलग से रास्ता किसी भी देश के ये लोग प्यादे नहीं बनेंगे, मतलब उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएंगे। दूसरा उद्देश्य क्या है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है ये लोग। मतलब दूसरे देशों को, जो देश गुलाम बनाते हैं, ये लोग उसके अगेंस्ट हैं। और तीसरा क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन। मतलब जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं उनको भी विकास का मौका मिले। इस तरह की ये उद्देश्य हैं इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि शीत युद्ध के समय इसकी क्या भूमिका थी। देखिए, सबसे पहला इसने रंग भेद की नीति के खिलाफ एक आंदोलन चलाया कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, तो उसे समाप्त करने के लिए इसने एक एजेंडा बनाया और रंग भेद की भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी कि सबको बंद किया जाए। दूसरा, निशस्त्रीकरण। गुट निरपेक्ष आंदोलन बार बार शांति के रख रखाव के लिए सामने आता है। ये हथियारों की होड़ को ख़त्म करना चाहता है।
तो ये इसके जो है मेन एजेंडा है कि एक तो हमें रंग भेद की नीति को ख़त्म करना है, निशस्त्रीकरण लाना है। और भारत की स्थिति क्या है देखिए उसमें, भारत एशिया का एक बहुत बड़ा देश है, तो इसकी स्थिति जो है विशेष रूप से अधिकांश जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उसमें उदार आर्थिक व्यवस्था की है। इस तरह से वो करना कार्य कि दूसरे देश भी लाभान्वित हों। भारत G20 का सदस्य है, उसने खुद की परमाणु हथियार शक्ति के खुद को परमाणु हथियार संपन्न घोषित किया है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि निशस्त्रीकरण हो विश्व में। भारत पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हें जोड़कर तोड़कर नई और वैश्विक शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ा है। चतुर्भुज संवाद में शामिल हो रहा है, जिसे चीन द्वारा भारत प्रशांत और शंघाई सहयोग संगठन में चीन के उद्देश्य के प्रतिपक्ष के रूप में कई लोगों द्वारा देखे गए गठबंधन के लिए भारत नई विश्व व्यवस्था के संतुलन में का दृष्टिकोण दिखाया है। मतलब भारत हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है कि विश्व में शांति रहे, सभी देश आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, सभी को लाभ हो। अब देख लेते हैं, अब जबकि विश्व शीत युद्ध खत्म हो चुका है तो इसकी क्या आवश्यकता है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन संगठन की क्या आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, विश्व में शांति बनाए रखना। आज भी विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अशांति। तो ये जो गुटनिरपेक्ष संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति की स्थापना करना। तो आज भी इसकी प्रासंगिकता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति बनाना। दूसरा, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूसरे देशों की अखंडता को बनाए रखना, उनकी संप्रभुता को बनाए रखना, इसलिए भी ये संगठन ज़रूरी है। अगला है तीसरी दुनिया के देशों के लिए, जो नए नए आज़ाद हुए देश हैं, ये उनके लिए लड़ रहा है, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने का काम कर रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। ये जो गुटनिरपेक्ष संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र का समर्थन कर रहा है, अधिक से अधिक देशों को उसका सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अगला देख लेते हैं हम इसमें, इसका भविष्य देखते हैं अब क्या है। देखिए, गुटनिरपेक्ष संगठन एक अवधारणा के रूप में तो अप्रासंगिक नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य से अपने सदस्यों मुख्य रूप से अपने सदस्यों की विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करता है। इसे रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा जाना चाहिए। आज पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, ये दूसरे देशों का मार्गदर्शन कर रहा है, तो इसीलिए भी इसकी आवश्यकता है। देखिए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, जबकि ऐसा नहीं है, हमेशा से ही इसकी आवश्यकता हमें रही है। अब देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, जो नए नए आज़ाद देश हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनके वहाँ उद्योग नहीं है, कोई विकास का साधन नहीं है, तो उनकी मांग है कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं वो हमारी मदद करें ताकि हम भी अपने देशों में उद्योग लगाकर आगे बढ़ सकें। तो ये सारी क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इसके ऊपर एक अंकटाड की रिपोर्ट आई थी। तो अंकटाड क्या कहती है, अल्पविकसित देशों को उनके उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिमी देश कर रहे थे। देखिए, जो नए आज़ाद देश हैं उनका विकास करने के लिए एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहली तो वो ये कहती है जो इनके प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिस देश में है। अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाज़ार तक होनी चाहिए, मतलब वो अपना सामान बड़े बड़े अमीर देशों में बेच सके ताकि उन्हें फ़ायदा होगा। तीसरी क्या है,
पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम होनी चाहिए। मतलब हमारे देश में जो मशीनें नहीं हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमें सस्ती मिलनी चाहिए। चौथी क्या कह रही है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। अब जो अल्प विकसित देश हैं उसमें जो चीज़ें बन रही हैं वो सस्ती बनेंगी, तो जो उनका विकास है वो उससे होगा। तो ये 4 रिपोर्ट्स हैं जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। मतलब जो नए नए आज़ाद हुए देश हैं उन्हें भी अपना विकास का अवसर है। अब हम देख लेते हैं सीमित परमाणु परीक्षण, जिसे हम NPT भी कहते हैं। देखिए NPT क्या थी। आप सभी जानते हैं कि 1945 से अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं। उन परमाणु हथियारों की मात्रा को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए समय समय पर अनेक संधियां की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख संधियां हम अब जानेंगे। सबसे पहली थी LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये क्या कहती थी कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 में हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर से ये प्रभावी होगी। लेकिन ये संधि भेदभावपूर्ण थी। देखिए ये 3 जगह पर परीक्षण करने से मना कर रही है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनके पास तो पहले से ही परमाणु हथियार है। ये तो सिर्फ उनके परीक्षण पर रोक लगा रही है जिनके पास हथियार नहीं है। जो दूसरी संधि आई NPT, परमाणु अप्रसार संधि। यह संधि केवल शक्ति संपन्न देशों को ही हथियार रखने की अनुमति देती है, जैसे कि अमेरिका और रूस वगैरह हो गए, और बाकी देश जो हैं उन्हें हथियार हासिल करने से भी रोकती है। इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये संधि 5 देशों, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को इसमें परमाणु संपन्न माना गया, और उनको तो हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन बाकी देशों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है। इस पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए, और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। अगली देख लेते हैं SALT। देखिए SALT क्या थी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1। मतलब हथियारों को कम करने के लिए जो समय समय पर बातचीत की गई वो थी। 1969 में, नवंबर 1969 में ये आरंभ हुई, और किसने शुरू की थी, सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने। उन्होंने 26 मई 1972 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। उसके बाद इसकी दूसरा भाग है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। इन सभी का उद्देश्य यही था कि जो हमारे परमाणु हथियार हैं उन्हें कम किया जाए, लेकिन ये सभी संधियां भेदभावपूर्ण थी। जो विकसित देश हैं उनके लिए कुछ और, जो नए आज़ाद हुए देश हैं जिन्होंने अभी तक परमाणु शस्त्र नहीं बनाए, उनके लिए इसके कुछ और नियम थे। तो जो ये दूसरी वार्ता है वो 1972 में शुरू हुई और 18 जून 1979 को लागू की गई। अब हम देख लेते हैं 2 और इसमें संधियां की गई, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 और 2। ये संधि जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 में की कि जो खतरनाक हथियार हैं उनकी संख्या पर
कमी लाई जाएगी। दूसरी क्या थी? सामरिक अनन्यूनीकरण संधि 2, ये 1993 में हस्ताक्षर हुई। इस पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के हस्ताक्षर हैं। इसका भी उद्देश्य हथियारों को, जो घातक हथियार हैं, उन्हें कम करना है। चलिए, हमारा ये लेसन पूरा ख़त्म हो चुका है। कल हम इसका एक भाग और बनाएंगे जिसमें हम मेन पॉइंट्स या क्विक रिवीजन जिसे हम कहेंगे वो करेंगे, और जो मेन प्रश्न उत्तर हैं इस लेसन के वो जानेंगे। धन्यवाद आप सभी का।